हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार यहाँ पर आपके यूपीएसआई की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं। और हमने आपको बता दिया है कि रात 8:30 बजे रात 8:30 बजे आने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल के लिए हो या ऑल टोटल इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, हम सबसे पहले ही सॉल्व करवा देते हैं 8:30 बजे रात को। तो जो टेस्ट पेपर आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसके पहले भी सॉल्व किया जा चुका है आपके 8:30 बजे यहाँ पर टेस्ट जो आपका होता है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट। यहाँ पर ए नंबर गीतिका। याद रखिएगा कि निराला द्वारा रचित जो आपकी ललित गीतों का संग्रह है वो आपकी गीतिका है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बाह का सामान्य बहुवचन बताइए। बाह का बहुवचन बताना है और यहाँ पर जवाब आने शुरू हो चुके हैं। बाह का सामान्य बहुवचन, चलिए सभी लोग दीजिए जवाब। सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, बाहें होता है। ठीक है, बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है? बाहें होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? चलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 3 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके हरियाणा में। याद रखिएगा हरियाणा में बांगर, देखिए एक और भी होती है बोली बांगर। ठीक है, तो बांगर और राघड़ी ये बोली आपके कहाँ है? हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का सही आना चाहिए और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। यहाँ पर कह रहा है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। ये तो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, है ना। यद्यपि वह बीमार था तद्यपि वह मेले में गया, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा जहाँ पर यद्यपि होता है वहीं पर आपका तद्यपि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका स्थानवाचक भी होता है, कालवाचक होता है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। यहाँ पर जो जवाब है ऑप्शन आपका बी, आपका जातिवाचक, ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता है। इस क्वेश्चन दिया है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बतलाने या बताने वाले शब्दों को कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच जब समानता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम लोग वाचक बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न संख्या आपका दिया गया है 9 से 11। कह रहा आपसे शरीर की सुंदरता है उसका चेहरा और उसके चेहरे की सुंदरता है उसकी आंखें। देखिए भाई यहाँ पर साथियों जवाब क्या सही होगा? यहाँ पर अगर ऑप्शन में भर दिया जाए कि शरीर की सुंदरता होता है, देखिए शरीर की सुंदरता होता है चेहरा, देखिए यहाँ के हिसाब से लगाइएगा चेहरा और उसकी आंखें, तो चेहरे के साथ होता लगेगा और आंखों के साथ होती लगेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बना जाएगा? ए नंबर, कि शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए आपका मिलान सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था, 10 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, माफ करिए, डी नंबर आपका होगा प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है 11 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उन्हें स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हरिवंश राय बच्चन ने
अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 12 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, प्रणय पत्रिका। ठीक है, प्रणय पत्रिका है जो कि एक काव्य संग्रह है। ठीक है, और ये गीत संग्रह आपका है, और जो कह सकते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड प्रवास के द्वारा कह सकते लिखे थे। अच्छा, यहाँ हरिवंश राय जो बच्चन थे, ये प्रसिद्ध किस वजह से हुए थे? इनकी एक काव्य संग्रह थी मधुशाला, और एक थी मधुबाला, एक थी मधुकलश। ये 3 ऐसी काव्य संग्रह हैं जिनकी वजह से हरिवंश राय बच्चन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा प्रणय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ पर काल होता है। देखिए, यहाँ पर वर्तमान भी है, यहाँ पर संदेह है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपने पढ़ा होगा विशेषण, और विशेषण की आपकी जो अवस्थाएं होती हैं आपने पढ़ा था ना कि 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, वो 3 अवस्थाएं जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, आपका 3 अवस्थाएं। ठीक है, और ये 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि का विलोम है, हानि का विलोम। चलिए, हानि का विलोम शब्द क्या होता है? तो हानि का विलोम बिल्कुल ईजी है, सबका जवाब सही है। हानि का विलोम लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। यहाँ पर आय का विलोम पूछा गया है, इजी क्वेश्चन आपके हैं। आय का विलोम, और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के सही जवाब आ रहे हैं। और एक बार सभी लोग वीडियो लाइक कर दो, जितने लोग नहीं लाइक करे हो। तो यहाँ पर आय का विलोम बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आय का होता है व्यय होता है। ठीक है, आय का क्या होता है? व्यय, मतलब व्यय। ठीक है, अगला है, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखिए, हाथी का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर दिया है हस्त। हस्त क्या होता है? हस्त होता है हाथ का, क्या होता है? हाथ का होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला ही मिल गया है। ठीक है, और देखो, हस्ती, दंती और करी ये हाथी के समानार्थी होते हैं। ठीक है, पर्याय होते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं ए नंबर आपका हो जाएगा हस्त। ठीक है, यह हस्त हाथी का समानार्थी नहीं है। ठीक है, अगला है कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है? चलिए जवाब दीजिए। 18 नंबर सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का जवाब यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, घोड़ा। ठीक है, क्या होगा? घोड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि नीचे दिए गद्यांश को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, 19 से लेके आपकी 21 तक दिए हैं जो कि आपके गद्यांश है। ठीक है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे भी आपके हाथ में पेपर होगा और अपने अकॉर्डिंग आप करेंगे ही कि सबसे पहले पढ़ लेंगे और इसके बाद निकालते जाएंगे। हो सकता है डायरेक्ट निकालते जाएं, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर दिया गया है जो कि 20 नंबर में कि बड़प्पन शब्द में प्रत्यय पूछा है। देखिए, बड़प्पन शब्द में आपसे पूछा है प्रत्यय, बड़प्पन में प्रत्यय पूछा है। अब देखिए, यहाँ पर जो सही होगा तो क्या होगा? बड़प्पन शब्द एक कैसा है? ये बड़प्पन शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, बड़े होने के भाव को दर्शा रहा है। यहाँ पर बड़ प्लस पन योग से बना है, अर्थात पन शब्द जो आपका है ये आपका प्रत्यय है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर ज़्यादा कह सकते हैं पेपर टफ नहीं है, अच्छा पेपर आपका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम हुए थे जनवरी के करीब, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, वहाँ पर देखो कितनी इजी आपकी हिंदी आई थी। सभी बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर लेके आए थे, सभी बच्चे लगभग पूरा करके पेपर आए थे। तो परेशान मत होइए, एग्जाम में आप बैठोगे तो हिंदी जो आपकी है वो बिल्कुल सरल ही लगेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फूल शब्द का पर्यायवाची पूछा है जो कि आपका जवाब भी हो जाएगा प्रसून। ठीक है, प्रसून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे समित शब्द का बहुवचन बताइए। समित शब्द का बहुवचन, जो कि जवाब यहाँ पर आने शुरू हुए हैं और सही जवाब हो जाएगा समितियां। समितियां, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, अर्थात यहाँ पर मैथिली जो है वो आपकी किसकी है?
तो यहाँ पर विद्यापति किसकी है? आपकी विद्यापति। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यापति को मैथिली साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और इसके बाद गोविंद दास का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रिक्त स्थान भरें। कर आपसे विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं, अर्थात यहां पर अगर भरा जाए क्या कि विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। यहां पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रत्येक और आपका शील हो जाएगा। समझ में आ गया ना? सी नंबर आपका हो जाएगा। और यहीं पर रिलेटेड आपको यहाँ पर बता दें कि हाल ही में यहाँ पर जो विकासशील और विकसित देश थे, है ना, आपने नाम सुना था, विकासशील देश, विकसित देश, ये श्रेणियों को हटा दिया गया है। ठीक है, ये श्रेणियों को हटा दिया गया है। अब आपकी 4 श्रेणियां आपकी बनाई गई हैं, जिसमें से आपका भारत जो आता है वो तृतीय श्रेणी में आता है, निम्न मध्य कुल में आता है। ठीक है, निम्न मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है, तीसरे वाले में। ठीक है, ये अपडेटेड क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। सभी का जवाब यहां पर हो जाएगा, बिल्ली का होता है बिलाव। क्या होता है? बिलाव होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। चलिए यहां पर सही वाक्य आपका देखना है कि उसके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए। यहाँ पर उनके हैं, यहाँ पर देखिए उनके हैं और इस पे उसके हैं, और यहाँ पर उनका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया। देखिए भाई क्या सही भरा जाए यहाँ पर? चलिए सभी लोग बताइए क्या भरा जाएगा, फटाक से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखो काफी बच्चों के गलती भी आ रहे हैं, आपको सही बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो अंग होते हैं अर्थात जो बॉडी होती है, बॉडी जो होती है वो हमेशा एक वचन में आती है। ठीक है, वचन जो आपकी बॉडी होती है, हर एक अंग जो होते हैं वो आपके एक वचन में होते हैं। तो एक वचन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा, जो कि उसका होगा, उसका अंग अंग काटा गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर अंग के हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, इस हिसाब से, क्योंकि बहुवचन नहीं है तो गए शब्द आप नहीं लगा सकते। जल का समानार्थी नहीं है। देखो नहीं शब्द है, हमने आपको बहुत बार बताया है कि नहीं शब्द पर फोकस करिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपने जल लगाया और तुरंत पानी लगा दिया, है ना, तो ऐसा नहीं लगाना है। यहाँ पर जल का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीर है, अंबु है और पानी है, लेकिन जो नल है तो नल से तो पानी निकलता है ना, निकलता है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 28 का? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। यहां पर बताना इनमें से कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, यहां कह रहा है आंख लगी है और यहां कह रहा है आंख नहीं लगी है, तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और जब विरोध करते हैं तो क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। सिंपल सा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लेकिन क्रिया विशेषण से नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन राइट 30 का हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, इनसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जमीन पर पैर न पड़ना, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ। जमीन पर पैर न पड़ना अर्थात हो जाएगा अभिमान या अभिमानी होना। ठीक है, अभिमानी होना। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? नहीं शब्द आपका आ चुका है और इसका आंसर भी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपकी निमाड़ी है, मालवी है, बुंदेली है। यहाँ पर देखो बांगर, बांगर जो अभी हमने आपको बताया था हरियाणवी के अंतर्गत, है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग यहाँ पर 33 को ऑप्शन राइट सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह निबंध मैं लिखा हूं, इस अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करिए। यह निबंध मैं लिखा हूं, तो मैं तो नहीं होगा, मुझे पता है क्या होगा, मैंने होगा। यहाँ पर मैं की जगह क्या होगा? मैंने। और मैंने कहाँ है? आपकी सिर्फ एक ही में तो दिया है। ऑप्शन आपका यह निबंध मैंने लिखा है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मधुशाला किसके द्वारा रचित है? ये आपको बार बार और हमेशा देखने को मिल रही है। ठीक है, मधुशाला किसकी है?
मधुशाला आपकी डी नंबर आपके हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, अभी हमने बताया था मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, है ना, ये काफ़ी प्रसिद्ध इनकी हैं कृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति बताइए। कोई कमाए और कोई खाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, अंधे पीसे कुत्ता खाए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ बताइए। लोहा मानना, और लोहा मानना का सही जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपको क्या होगा, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकारना। क्या हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकारना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है। बताइए भाई कौन सा अलंकार होगा आपका। यहां पर आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया है। देखो, किसी अन्य के माध्यम से तो अन्योक्ति अलंकार, है ना, तो ऑप्शन राइट 38 का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिचू किस भाषा का शब्द है। लिचू किस भाषा का शब्द है। 39। और आपको पता है चाय चीनी, है ना, ये सब आपके लीचू जो होते हैं आपकी चीनी होते हैं। क्या होते हैं, आपकी चीनी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब यहां पर होगा ऑप्शन राइट बी नंबर, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का दूसरा नाम विप्सा अलंकार होता है, जो कि आपकी यूपीजीके का है। कह रहा प्रसिद्ध भारतीय तबलावादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौराहा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। चलिए, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, देखिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर आपका जवाब 1 आ रहा है। चलिए 1 आया है तो आपका जवाब यहां पर देखते हैं क्या सही जवाब है। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। ये है भाई पंडित किशन महाराज है, इसका राइट आंसर आपका डी बनेगा। याद रखिए पंडित किशन महाराज है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी। ठीक है, पंडित किशन महाराज जो आपके हैं ये तबलावादक थे, वाराणसी के काशी कबीर चौराहा के मोहल्ले में हुआ था। कब हुआ था, तो आपके 1923 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे। देखो बलदेव सिंह कौन थे, यहां पर पूछा है बलदेव सिंह। तो आपने संविधान पढ़ा होगा और संविधान में हमने पढ़ाया भी था, जो बलदेव थे, बल जिसके पास होगा वही रक्षा कर सकता है, वरना रक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बल किसके पास, अर्थात बलदेव सिंह जो थे वो आपके रक्षा मंत्री थे। यहां पर 42 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर दिया गया है कि शिक्षा जो आपकी शिक्षा, तो मौलाना जो आपके थे, आपने सुना होगा मौलाना। ठीक है, मौलाना जो आपको थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो आपकी शिक्षा मंत्री थे। आपको याद रखना है शिक्षा मंत्री आपके कौन थे, तो आपके मौलाना आपके अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा है मैं विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो एक आपका हुआ था क्या, यहां पर विश्व धर्म आपको हुआ था ना, विश्व धर्म संसद, और इसमें से विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में बड़े विस्तार से बताया था, है ना, और हिंदी में बताया था। ठीक है, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, आपकी शिकागो में हुआ था। कहां पर हुआ था, शिकागो की विश्व धर्म सभा में विश्व के सभी धर्मों के बीच संवाद हुआ था, और इसमें से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था विवेकानंद ने किया था। और एक क्वेश्चन अगर पूछे कि आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर हिंदू विवाह पुनर्अधिनियम जो आपका था, है ना, ये आपके मूल विधि से क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम यहाँ पर देख सकते हैं 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया। मतलब कह सकते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आपका 1856 था, है ना, ये जो आपका पारित किया गया था किसके द्वारा, तो लॉर्ड तो लगा ही दिया है, क्योंकि सबके आगे लॉर्ड आएगा ही इनमें चारों में,
तो आपका जवाब होगा कौन सा 44 में ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। आपको पता भी होगा कि 1856 का जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद कैनिंग आपके आ चुके थे। ठीक है, तो यहां पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? हमने इस प्रश्न के बारे में कई तरीके से बताया है कि ये जो आपकी है लूनी नदी, कौन सी है? लूनी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है, और कहा जाए तो इसे लवड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं, लवड़ी नदी के नाम से जानते हैं, या खारी, मतलब कह सकते हैं कि ये आते आते जो आपकी कह सकते हैं गुजरात में खंबात की खाड़ी आते आते क्या होती है? गायब हो जाती है। कौन सी? तो आपकी लूनी नदी। ठीक है, अगला पूछा गया है कि जनवरी 2019 में भारत का सर्वोच्च शांति काल वीरता सम्मान 2000 जो आपका दिया गया ना, वीरता सम्मान अशोक चक्र लांस नायक को मरणोपरांत दिया गया। मतलब यहां पर पूछा गया 2019 का जो भारत का सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार आपका सम्मान था अशोक चक्र। ठीक है, ये जो दिया गया किसे दिया गया है? याद रखिए, मरणोपरांत दिया गया। और किसे दिया गया? तो ये दिया गया नजीर वानी को। किसे? नजीर वानी। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, नजीर वानी को दिया गया है। याद रखिए, इन्होंने आतंकवाद विरोधी आपके अभियान के दौरान शहीद हो गए थे। ठीक है, इसलिए आपका दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है विटामिन सी की कमी से जो हो जाता है वो आपका कौन सा होता है? देखो, विटामिन सी दिया है और विटामिन सी हमने आपको डेली आपको मिल रहा है, बोल दिया है कि यहां पर आपका स्कर्वी है ना, सुंदर दांत चाहिए, तो यहां पर कह सकते हैं विटामिन सी का आहार लेते रहिए। आहार मतलब समझ सकते हैं नींबुआ, और कह सकते हैं जो आपके जो आंवला होता है इसको खाते रहिए। ठीक है, तो आपका स्कर्वी हो जाएगा 47 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर वहीं से आपसे पूछे कि बी जो आपका होता है विटामिन बी, विटामिन बी आपका होता है बेरी बेरी होता है। ठीक है, रतौंधी की बात करें तो रतौंधी आपका होता है कौन सा? ए होता है, ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है, यहां पर दिया है पेलाग्रा रोग, तो पेलाग्रा रोग कह सकते हैं शरीर में विटामिन अगर B3 की कमी हो जाए तो वहां पर आपकी दिक्कत हो जाती है अत्यधिक, है ना, B3 की अत्यधिकता की वजह से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और स्पसबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? चलिए देखो, यहां पर बेरी बेरी सबका आ गया है। चलिए अंजलि चतुर्वेदी जी खुश रहिए। चलिए तो देखिए 48 में तो बेरी जैसे मतलब क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और आपकी रसबेरी, इसमें आयरन जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, आयरन। ठीक है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, आयरन इसमें पाया जाता है। जैसे कि क्या होता है, आप सेब खाते हैं तो सेब में भी क्या होता है? आयरन ही पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप कहोगे सर जी सेब में आयरन कैसे होता है? जब सेब को काटते हो तो आप देखते हो कि इसमें लाल पड़ जाता है, तुरंत लाल पड़ जाता है। इसका कारण होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है लोहा तो आपका लाल दिखने लगता है। ठीक है, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ, काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? देखो यहां पर दिया है ब्रोकोली। ठीक है, ब्रोकोली है, थोड़ा सा कठिन है, और याद रखिए आपके एग्जाम का जो लेवल भी होता है वो भी कठिन ही होता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? ऑप्शन बी, फूल गोभी। याद रखिएगा कि गोभी की तरह दिखने वाली हरी सब्जी जो आपकी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोकली, ठीक है, यह ब्रासिका ओलेरेसिया गोभी परिवार की एक सदस्य है। आप जाइएगा मार्केट में तो जैसे आपकी गोभी होती ना, फूल गोभी, उसी प्रकार से ये भी बिल्कुल हरी हरी दिखा करती है। ठीक है, तो इसका जवाब का बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? इतनी बेहतरीन तरीके से आपको संविधान पढ़ा देंगे थ्योरी के साथ साथ। ठीक है, बोर्ड में पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ा देंगे। हाँ, डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप इतने अच्छे से पढ़ोगे कि आपको इसी व्हाइट बोर्ड में अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी को पढ़ाएंगे हम। ठीक है, चलिए तो यहां पर दिया है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम पूछा है, उपसमिति पूछा है, तो उपसमिति की अगर बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, H.C. मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पूछे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की जो सदस्य थे, प्रारूप समिति की थे वो आपके अल्लाद थे। ठीक है, प्रारूप समिति में जो आपके थे वो आपके अल्लाद स्वामी उसमें से शामिल थे। ठीक है, चलिए पट्टाभी सीतारामैया की बात करें तो पट्टाभी सीतारामैया ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ये भी पॉइंट याद रखिए कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आपके पट्टाभी सीतारामैया थे। के.एम. मुंशी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारतीय विधा भवन के संस्थापक थे आपके के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं।
कह रहा है ब्लॉक स्तर पर होता है। देखो ग्राम पंचायत को 3 तंत्र आपके माने गए हैं, 3 स्तर में आपका है, जिसमें से ब्लॉक स्तर पर जो आपकी होती है वो आपकी कौन हो जाएगी, राज्य तो होगी नहीं, जिला भी नहीं है, ग्राम है, इसका मतलब है कि ब्लॉक में आपकी पंचायत समिति। तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, ब्लॉक स्तर पर जो आपकी होती है वो आपकी पंचायत समिति होती है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ग्राम सभा तो जानते होंगे कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत है ना, तो यहां पर कह सकते हैं इसके मुखिया सरपंच होते हैं। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था। जो आपकी पंचायती राज संस्था है, इसके लिए प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया, ये आपकी समिति का नाम पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बलवंत राय मेहता। मतलब देखो पूछने का तरीका है ये थोड़ा सा टफ है, ये पूछने का तरीका जो आपका है वो टफ है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका मतलब टफ है, लेकिन आपको सबका जवाब आता है। देखो ये पूछा गया, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था ना कि पंचायती राज संस्था संबंधित कौन थे, तो आप डायरेक्ट जवाब देते बलवंत राय मेहता हो जाते, है ना। चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा है कि एक राजनीतिक दल, चलिए भग रहा है, कहां भग रहा है भैया, चलाओ। कह रहा है एक राजनीतिक दल पार्टी जो आपकी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है और सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में चुने जाते हैं। यहां पर पूछा है कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है तो राष्ट्रीय पार्टी दर्जा देने के लिए 1 2 3 पॉइंट होते हैं। क्या होता है, यहां पर कह सकते हैं कि आपका जवाब जो भरा जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, यहां पर ही हो जाएगा 11 सीटें। मतलब 11 सीटें हो, चाहे वो आपके एक राज्य हो चाहे 2 राज्य हो, मतलब कम से कम 3 राज्यों में वो आपके चुने जा सकते हैं। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहां पर ए हो जाएगा। ठीक है, 11 सीटें आपके होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न राज्यों में भी हो सकती है, जरूर नहीं कि एक ही राज्य में जीते हों। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम वर्ष होनी चाहिए। यहां पर पूछा है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए। यहां पर 54 का जवाब पूछा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, लोकसभा पूछा है तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा 25 वर्ष कम से कम होनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अच्छा, यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब कह रहे हैं यहां पर पूछा गया है कि जो वर्तमान में जो लोकसभा में सीटें हैं, है ना, ये जो निर्धारित की गई थी 1971 में, है ना, तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाए कौन सा, यहां पर 543। ये 543 से निर्वाचन क्षेत्र पूछा गया है, निर्वाचन क्षेत्र पूछा है जो आपके निर्वाचित होते हैं। ये आपके 1971 से अभी तक कोई परिवर्तन आपको नहीं हुआ है, तो आपका जवाब यहां पर ए सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो आपकी कितनी हुई है। यहां पर कह सकते हैं जो आपकी वृद्धि हुई है आपके 10 वर्षों में, तो आपके 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है वो आपकी कितनी हुई है, तो याद रखिए 17.70 की वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा यहां पर बी नंबर 17.70 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि अनुपात को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर आपको दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहा जाता है। जब प्रश्न आपको ना पता हो तो ऐसे प्रश्नों को आप एग्जाम पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा करोगे नहीं तो भी दिक्कत होगी। ठीक है, एग्जाम की बात हो रही है, यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ तो हम आपको बताने के लिए है ही। यहाँ पर 57 का ऑप्शन आपका बने कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा पूंजी लाभ अनुपात। क्या होता है, पूंजी लाभ अनुपात होता है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि अनुपात को क्या कहते हैं, पूंजी लाभ अनुपात कहते हैं। ये परिभाषा आपकी होती है। अगला पूछा गया है संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। अधिकतम ताकत मतलब होती है सीटें, ताकत मतलब क्या होता है, सीटों को ही बोलते हैं। यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो अधिकतम जो आपकी पूछा गया है तो आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा, जल्दी से लॉक करिए। ऐसे प्रश्नों को तो आप धुआं कर दो बिना ही कह सकते हैं हमारे जवाब देने से पहले। यहां पर सी आ रहा है और सी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है 552 हो जाएंगी, 552। ठीक है, अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय यहां पर बनाया है। तो आपको पता है जो पंचायती राज था ये स्टार्टिंग में तो नहीं था, लेकिन एक संशोधन हुआ और ये संशोधन के बाद पंचायती राज आपके अस्तित्व में आया। और ये पंचायती राज जो अस्तित्व में आया कब आया, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 73वां संशोधन। याद रखिए 1992 में 73वां संशोधन हुआ जिसमें से पंचायती राज संस्था को एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। ऑप्शन राइट आपका यहां पर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर पूछे कि किसके द्वारा, तो बलवंत राय मेहता की जो आपकी सिफारिश थी, समिति थी, उनके द्वारा आपका ये सिफारिश लागू किया गया था। अच्छा, बलवंत राय मेहता जो व्यवस्था थी इन्होंने सिफारिश किया
किया था वो आपके 1957, ये वाला आपका रूल यहाँ पर फॉलो हुआ है। ठीक है, अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक प्रस्तर नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर होते हैं और 3 स्तर में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो देखो ग्राम स्तर पर जो होती है वो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम स्तर पर। ठीक है, खंड स्तर पर जो होती है वो पंचायत समिति होती है। ठीक है, खंड स्तर पर आपकी पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद, जिला स्तर पर होती है जिला परिषद। तो भाई आपका स्तर कौन सा बचा है, डी वाला, तो आपका नगर परिषद इनमें से एक स्तर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे, आपके संविधान से रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब आपकी पॉलिटी अगर आपकी मजबूत है तो आपको अगर हम बोले कि मूल विधि भी ना पढ़ो तो 4-5 क्वेश्चन आपके मूल विधि के होंगे, लेकिन मैक्सिमम फोकस आपको किस पर होगा, आपके संविधान पर होना चाहिए, याद रखिए। चलिए, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो देखो आपसे पूछा गया है कि यह एक लिखित संविधान है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ सर जी, यहां पर जो आपका संविधान है यह लिखित संविधान है और यह विश्व से मांग मांग कर इतना बड़ा कर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका हो चुका है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा आपसे यहां पर पूछा गया है, क्या रहा है, यहां पर आपसे कह रहा है, अच्छा तो यहीं पर विशेषता आपको दिया है, तो आपका जो दूसरा दिया है अनुमेय, मतलब इसे संशोधित किया जा सकता है। जी हाँ, इसे संशोधित किया जा सकता है। आपको भी पता है कि हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, मतलब ये भी आपका है संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट में आते हैं। कह रहा है कि यह एकल है, मतलब आपके भारतीय जो संविधान है वो एकल नागरिकता आपको देता है, एकल नागरिकता, मतलब एकल नागरिकता भी आपको पता ही है कि आपका क्लियर है। चौथा पॉइंट दिया है इसे राज्य के राज्यपाल, संसद और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो भाई याद रखिए, राज्यपाल से कोई लेना देना आपके नहीं है। यहां पर जो संशोधन होते हैं वो आपके किससे होते हैं, संसदों से आपके होते हैं, यहां पर राज्यपाल से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। तो गलती किसमें आ गई, डी में हो गई, है ना। धैर्यता से पढ़ेंगे आनंद आ जाएगा, है ना। और यहां तो भाई हम नौटंकी तो नहीं होगी भाई, है ना, के सामने है। चलिए, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, या बताइए कौन सा कारण नहीं है। तो आपको पता है कि आपका भारतीय संविधान जो बना है वो आपके ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र से बना है, रूस में समाजवादी क्रांति से बना है, अमेरिका में अधिकारों में जो विधेयक है उनके अनुसार बना है, लेकिन औद्योगिक क्रांति का संबंध हमारे संविधान से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है, मतलब यहाँ पर हर एक बैंक की एक टैगलाइन होती है, अपनी एक पहचान होती है, वही पहचान आपसे पूछा गया है और इसमें से असंगत है, ये आपके यहाँ पर बताना है कौन सा असंगत है। चलिए यहाँ पर 63 वाले में देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है पंजाब स्टेट, जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका है ए बैंकर टू एवरी इंडियन, मतलब ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा दिया है पंजाब नेशनल बैंक का, कह रहा है बढ़ती नाम का जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये गलत है। ठीक है, इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक ओपन, क्या होता है, द नेम यू कैन बैंक ओपन, ये होता है। तो बी वाला आपका यहाँ पर गलत है। वहीं पर आपका जो सी नंबर है कोटक महिंद्रा का है कि आपका इसका जो टैगलाइन है वो आपका है लेटेस्ट मेन मनी सिंपल, और चौथा जो दिया है देना बैंक, इसका है स्टेट फैमिली बैंक, ये आपके सही है, लेकिन बी वाला आपका गलत है। इसका होता क्या है, इसका होता है द नेम यू कैन बैंक ओपन। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है। देखिए यहां पर फिर से समझिए क्योंकि समझने वाली चीज है यहां पर। ठीक है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्त इनमें से आपकी नहीं है। तो पहला पॉइंट दिया है कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि अगर जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए तो ये गांव एक आदर्श गांव हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका दिया है भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थान, तो भाई भाईचारे के लिए पूजा करना ये क्या जरूरी होता है क्या, भाईचारा आपको लगाना है अगर हिंदू मुस्लिम में करना है क्या पूजा करना होगा क्या, ये तो कहीं नहीं बताया गया है, मतलब बी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, वहीं पर दिया है इसमें धर्मशाला और छोटी छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ये सही है। भोजन कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी गांधी जी ने कहा था। ठीक है ना, लेकिन पूजा अर्चना करने के लिए नहीं बोला है कि पूजा अर्चना करो तभी आपको जात प्रथा खत्म होगी, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है गलत मिलान की पहचान करें।
कह रहा है कि फाउंटेन पेन, माफ करिए, फाउंटेन पेन जो दिया है, फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक हैं वो आपके यहाँ पर दिया है वाटरमैन। तो बिल्कुल सही है, वाटरमैन है, पूरा पूरा नाम याद रखिए, लुइस एडिसन वाटरमैन। ठीक है, पहला पॉइंट सही है। दूसरा दिया है अमीटर, अमीटर का दिया है किसने आपकी बनाया है, तो जैकरॉन जॉनसन ने नहीं बनाया है, याद रखिए। इसका आविष्कार किसने किया है, डेक्सलर ने किया है। किसने किया है, अमीटर का आविष्कार किया है डेक्सलर, डेक्सलर ने किया है अमीटर का आविष्कार। ठीक है, वहीं पर जो आपका दिया है बैरोमीटर, वो आपके कौन है, तो आपका टेरिसली है, और एनिमेशन के हैं आपके एलिन रेनरोड हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहां पर गलत था। अगला दिया गया है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। देखो, अस्थायी रूप से, कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, ट्रिपल सी आपने दिया होगा, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही कंप्यूटर में। तो दिया है अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं कैश डेटा। क्या बोलते हैं, कैश डेटा। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैश डेटा कहते हैं। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है कि गोकुल पुरस्कार संबंधित है। हमने यूपी जीके में आपको बताया था गोकुल पुरस्कार जो संबंध है वो किसे बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार आपको चलाया गया। गोकुल में आपको पता है, गोकुल में क्या है, गैया बहुत हैं। गोकुल में कृष्ण भगवान गाय बहुत चराते थे और गाय से निकलता क्या है, दूध निकलता है। तो याद रखिएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए गोकुल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब संबंधित है। और हर साल देखा जाए तो गोकुल पुरस्कार प्रदान भी किया जाता है लोगों को। ठीक है, अगला दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। चलिए जवाब दीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ है, ताशकंद समझौता हुआ है वो कब हुआ था। 68 का जवाब देना है। चलिए 68 नंबर आपको पूछा गया है, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, 1966। कब हुआ था भाई, 1966 में। अगर डेट भी पूछता है तो आप डेट भी बता सकते हो कि 10 जनवरी। ठीक है, कब, तो 10 जनवरी 1966 को युद्ध हुआ था जो आपका 1965 में, उसी के दौरान यहां पर ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद में किया गया जो आपका था, अब उज्बेकिस्तान में है। याद रखिए, जो ताशकंद है वो आपके उज्बेकिस्तान में वर्तमान में है। अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेशक नहीं था। पुर्तगाली उपनिवेशक नहीं था मतलब पुर्तगालियों ने कहां पर कब्जा नहीं किया था, कहां पर ये लोग फोकस नहीं किए थे। तो देखो, पुर्तगालियों ने यहां पर बंबई दिया है, यहां पर है हुगली है, चोल है, यहां पर आपका 69 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आपके मछलीपट्टनम में। याद रखिए कि मछलीपट्टनम पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था, जबकि यह डचों का था। किसका था, मछलीपट्टनम था किसका, डचों का था। याद रखिए, डचों का उपनिवेश था। यहां पर फैक्ट्रियां वगैरह किसकी थी, डचों की थी। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ज्ञान का सिद्धांत पूछा गया है, ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन सा होता है। वीडियो को लाइक करते चलिए भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक करते चाहिए, है ना, एनर्जी देते रहिए आप लोग भी। तो लगातार हम लोग यहाँ पर मेहनत कराते रहेंगे, तैयारी कराते रहेंगे, है ना, बिना किसी निस्वार्थ भाव के। आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग यहाँ पर डेली का डेली क्लास देते रहें, और आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक हमारा भी सहयोग रहेगा कि आपके सिलेक्शन में हमारा कुछ ना कुछ अंशदान रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। यहाँ पर देखो, ज्ञान के सिद्धांत दिया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो उपनिषद होते हैं, क्या होते हैं, उपनिषद, ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है ना, ये वेदक ग्रंथ का अभिन्न माना गया है। तो आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जम्मू और कश्मीर राज्य का वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है। देखो, यहां पर पूछा है जम्मू और कश्मीर राज्य का वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है, यहां पर आपसे जवाब पूछा गया है। तो भाई जवाब दीजिए, 71 का जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर आपका जवाब देखो, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, तो यहां पर कह सकते हैं इसको आप मत लगाइएगा। वैसे आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर को आपको अलग से करा देंगे। ठीक है, वैसे उस समय का जब क्वेश्चन आपकी छापी गई थी तो आपके निर्मल कुमार थे, और हो सकता है अभी भी हो, है ना। ये करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन है, करंट अफेयर आपको अलग से कराना है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है। देखिए, ये भारत का प्रथम चल पुलिस थाना है। ठीक है, ये कहां पर कार्यरत है, यहां पर कहां पर है, तो ये आपके होशियारपुर, होशियारपुर कहां पड़ता है, तो आपके पंजाब में पड़ता है। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। होशियारपुर कहां पर है, तो आपके पंजाब में है, पंजाब में है। ये भारत का प्रथम चल पुलिस थाना है। यह थाना वहां के नागरिकों को उनके दरवाजे पर सेवा प्रदान करता है। याद रखिए, दरवाजे पर सेवा प्रदान करने वाला आप कह सकते हैं चल पुलिस थाना है। क्या बात है, ऐसी अगर सुविधा हो जाए तो यहाँ पर आज जितने क्राइम होते हैं, ये क्राइम कम हो, रेपिस्ट कम हो, हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान हो सकती हैं। क्या बात। चलिए अगला है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर भी हो सकते हैं।
चलिए 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 73 का जवाब देना है। चलिए 73 नंबर आपसे पूछा है, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहां पर सी, 1024 किलोबाइट हो जाएगा। 1024 किलोबाइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर आपका सी हो जाएगा। डायरेक्ट आपको यहां पर याद रखना है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, एक साथ आपने पढ़ा होगा कि आपका 1 बाइट बराबर 8 बिट होती है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट होता है, 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट होता है, मतलब केबी होता है, 1 GB बराबर 1024 MB होता है, और 1 TB बराबर होता है 1024 GB के होता है। यह आपने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि दंड संहिता, जो दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है? देखो, अगर तलाशी वारंट आपका है, ठीक है, तलाशी के लिए जैसे आपके घर में है, अगर आपको उनको संदेह होता है तो आपके घर की तलाशी ले सकते हैं, आप उसमें से मना नहीं कर सकते हैं। संदिग्ध रूप में होगा तब भी आप यहां पर तलाशी आपको देना पड़ जाएगा। तो यहां पर याद रखिए 74 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? धारा 93, ठीक है, धारा 93 के तहत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कि जब पुलिस थाने के आपके भरसाधक अधिकारी को उस थाने की समीक्षाओं के अंदर संज्ञेय अपराध की किए जाने की इम्तियाज दी जाती है, तो वो क्या होता है? ये आपका दिया गया है 75 नंबर में। तो देखो यहां पर कह सकते हैं संज्ञेय अपराध है, ठीक है, संज्ञेय अपराध है, और इसमें से जो आपका होता है क्या होता है? डायरेक्ट पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ये बहुत दूर तक आपका है। इसका राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। इम्तला देने वाले मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देश किया जाएगा, मतलब बोला जाएगा आपके मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए। इसका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है। जो सद्भाव शब्द आपका है, इसके बारे में जो परिभाषित किया गया है, ये किसमें परिभाषित किया गया है? यहां पर आपका जवाब 76 को हो जाएगा सी, धारा 52 में। धारा 52 में सद्भाव शब्द को यहां पर किया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सद्भावना आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के ए के अंतर्गत निर्दयता में निहित है, निर्दयता में निहित है, जो कि आपका 498 के ए में। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 77 में कौन सा? ऑप्शन सी, केवल स्त्री का उत्पीड़न के लिए बताया गया है। इसमें केवल आपके स्त्री उत्पीड़न को बताया गया है, 498 के ए के अंतर्गत आपको दिया गया है, ठीक है। 77 का ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ था। यह आपकी मूल विधि में डायरेक्ट चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर दिया गया है कि घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का जो संरक्षण है, यह अधिनियम 2005 में आया था, और ये जो लागू किया गया, ये कब लागू किया गया? यहाँ पर 78 का जवाब क्या बनेगा? तो सबका जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी। तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006 को ये आपका लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो आपका है वो धारा किसमें है? तो यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा? यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो देखो यहां पर दिया घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है, मतलब कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण जो अधिनियम है वो कौन से धारा में बोला गया है? कौन सी धारा है? ये धारा जो आपकी याद रखिए धारा 2 के चा में, धारा 2 के चा में बोला गया है महिलाओं के जो आपका संरक्षण है, हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। अगला है संतान शब्द कितने वर्ष की आयु से नीचे का व्यक्ति प्रेरित है? संतान आपने देखा होगा, हर एक व्यक्ति को आप व्यक्ति नहीं बोल सकते, हर एक को आप आदमी नहीं बोल सकते हो, हर एक को बच्चा नहीं बोल सकते हो, मतलब एक उम्र होती है। यहाँ पर संतान शब्द जो निहित है वो कितने वर्ष के आयु के नीचे का अभिव्यक्ति प्रेरित है, मतलब इसके नीचे आपको होना चाहिए। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, 18 वर्ष के नीचे है। 18 वर्ष के नीचे है तो उसे आप संतान कह सकते हैं, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर आपका 18 वर्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपके कह सकते हैं 40 क्वेश्चन आपके कितने हुए? ये 40 क्वेश्चन आपके हुए जो आपका एक प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है। लेकिन साथ में कुछ क्वेश्चन हमने यहां पर ले लिया है जो कि इनको भी आपको सॉल्व करना है। ये मूल विधि के डायरेक्ट आपके दिए गए हैं, ठीक है। मतलब एक प्रैक्टिस सेट के रूप में हम तो सॉल्व करेंगे, लेकिन चाहेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा और आप पढ़ें, ठीक है। देखो दिया है निम्न में से कौन सा अपराध एक आवश्यक तत्व है? मतलब अपराध का जो आवश्यक तत्व है, तो चेष्टा, हेतु, इच्छा या आपराधिक तत्व। तो भाई हम यही तो कहेंगे, अपराध कौन करेगा? आपराधिक तत्व होगा, मतलब जो आपराधिक तत्व होगा उसे ही तो अपराध कहेंगे। यहां पर ईर्ष्या करने वाले को हम लोग अपराध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जलने वाले तो सभी होते हैं, लेकिन सबको हम अपराध बोल देंगे क्या? नहीं बोल सकते हैं। यहां पर ऑप्शन आपको हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है आशय, उद्देश्य, वर्जित कार्य, कार्य के लिए दंड। यहां पर 2 का ऑप्शन आपका बना जाएगा क्या? तो देखो यहां पर है अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो आशय होता ही है, किसी न किसी बात का तो आशय होगा। वर्जित कोई कार्य होगा जिसको मना किया गया, आपने कर दिया है, ठीक है ना। कार्य के लिए दंड दिया, ये भी आपका है, लेकिन उद्देश्य जो आपका है इसमें से आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग मनोज मैथ जी। चलिए
अगला है आपराधिक मना स्थिति में शामिल नहीं है। अपराध मन जो आपकी मन स्थिति होती है, तो आपराधिक मना स्थिति में जो शामिल नहीं है वो आपका कौन सा है? तो देखो आशय आपका है इसमें, ठीक है, जो अभी आपने देखा आशय शामिल था कि नहीं शामिल था। अपराध में आपका आशय है, ज्ञान है और अपेक्षा ये आपके हैं, लेकिन हेतु शब्द आपके आपराधिक मना में नहीं है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जब विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? कठोर दायित्व का अपराध मतलब आपको अपराध भी मिलेगा तो कठोर तरीके से, मतलब कठोर के हिसाब में। तो कठोर दायित्व का जो अपराध है वो आपका कौन सा है? 4 नंबर में देखिएगा, कह रहा है उपहत्या, हमला, चोरी और द्विविवाहित। याद रखिए भाई साहब, आप याद रखिएगा कि शादी आप एक करिएगा और एक से ज्यादा अगर शादी कर लिया तो यह सबसे बड़ा आपका अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा द्विविवाह। द्विविवाह जो आपका है ये कठोर आपका दायित्व मतलब कठोर अपराध आपका है, ठीक है, और दंड आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पर चोरी भैया चोरी चमारी तो सभी करते हैं, मतलब कह सकते हैं ना चोरी वगैरह तो सभी कर लेते हैं, लेकिन द्विविवाह करना ये आपका कह सकते हैं आपकी हिंदू धर्म में आपका नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है, ये किस पर लागू नहीं होती है? मतलब आईपीसी की जो आपकी धाराएं होती हैं वो किस पर नहीं लागू कर सकते हैं? तो आपकी राजनयिक जो आपके अभिकर्ता होते हैं, ठीक है, युद्ध अपराधों पर और विदेशी शत्रु पर ये आईपीसी आपकी धाराएं लागू नहीं होती है। मतलब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहां पर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत से परे किए गए अपराध लागू होने की बात करती है? भारत से परे मतलब यह हुआ कि आप भारत के बाहर हैं, भारत के बाहर की बात कर रहे हैं कि भारत से परे मतलब ये बात भारत की नहीं है, दूसरों के लिए है। तो अगर वो अपराध करते हैं उनके लागू करने की बात जो की गई है वो की गई है धारा 3 और धारा 4 में। धारा 3 और धारा 4 में है, जो आपराधिक आपका नहीं है, मतलब कह सकते हैं अपने भारतीय नहीं दूसरे वाले होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में शब्द स्त्री का घोतक है, मतलब स्त्री के बारे में जो बोला गया है वो धारा 10 में है, लेकिन यहां पर स्त्री शब्द आपका जो होगा वो किस आयु की स्त्री पर लागू हो सकता है? किस आयु की स्त्री पर यहां पर स्त्री का घोतक शब्द आपका होगा? याद रखिए 7 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किसी भी आयु की स्त्री पर। याद रखिएगा अगर स्त्री शब्द है धारा 10 में तो वो किसी भी आयु की स्त्री हो सकती है। यहां पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की हर परिभाषा, हर दंड तथा हर उपबंध असाधारण अपवाद के, साधारण अपवाद के अध्याधीन होगा। यह किस धारा में कहा गया है? देखो ये परिभाषा है, डायरेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पूछा गया है आपका जो धारा है कौन सा? धारा 6 में बोला गया है कि हर दंड, हर उपबंध साधारण अपवाद के अधीन होगा, ये आपको बोला गया है धारा 6 में। तो ऑप्शन राइट यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सामान्य आशय के सिद्धांत को बताया गया है? सामान्य आशय के सिद्धांत को, सामान्य आशय के सिद्धांत को जो बताया गया है ये बताया गया है ऑप्शन ए हो जाएगा धारा 34 में। धारा 34 में सामान्य आशय के सिद्धांत को बताया गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत शब्द को परिभाषित करती है? भारत शब्द को परिभाषित करती है। यहां पर 10 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके